परीक्षा आईएएस में आपके फिजिकल ज्योग्राफी जेपीएससी मेंस के लिए मैं शुरू कर चुका हूं और हिस्ट्री का मेडाइवल और झारखंड का इतिहास समाप्त किया जा चुका है। आप लोगों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बहुत लोगों से मैंने बात की जो मेंबर हैं और सभी का सकारात्मक रुख रहा है और उन्होंने लगभग सारे सेक्शन को याद कर लिए हैं, चाहे वे नौकरी वाले हैं या नौकरी वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं, उन पर बच्चों की परिवार की जिम्मेदारी हैं, वो भी सक्षम हो गई हैं कि वो अपने व्यस्त शेड्यूल में, जो दिन भर का उनका व्यस्त शेड्यूल होता है, उसमें से समय निकाल करके अच्छी तरह से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, और हमारा यही उद्देश्य था कि सर्विस वाले हों या अन्य कारण से जो भी बिजी हों, तो उनको तो समय कम मिलता है, तो किसी तरह से इस तरीके से प्लानिंग किया जाए जिससे कम समय में भी बेहतर परफॉर्मेंस सभी लोग कर सकें। क्योंकि मेहनती तो सभी होते हैं, लेकिन जब साधन नहीं मिलता है तो उलझ करके रह जाते हैं। यही कारण था मैंने पहला काम किया कि बुक्स से दूर किया, क्योंकि बुक्स पढ़ करके सिविल सेवा को निकाला तो जा सकता है, लेकिन गाइड पढ़ के नहीं निकाला जा सकता। लेकिन बुक्स पढ़ना इतना आसान नहीं होता है ना। जब आप छोटे छोटे टॉपिक का कई पन्नों में आप देखेंगे कि लिखा गया है, समझाया गया है, फिर वहाँ से समझ से बाहर हो जाता है, फिर क्या किया जाए। तो उन सारी समस्याओं को मैंने सोल्व करने का अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास किया है। अब ज्योग्राफी फिजिकल को चुनने का हमारा यही उद्देश्य था कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक सेक्शन है और समझने का सेक्शन है ना। अब मेडाइवल में तो इतना रटना है ही और झारखंड में भी रटना है, अब यहाँ पर भी इंडियन ज्योग्राफी में फिर रटना पड़ता तो काफ़ी कष्ट होता, दिक्कत होता। पहला, दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी तो अधिकांश लोग चुनेंगे ही, है ना। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी चुनते हैं, एक तो मार्किंग सेक्शन है और सही तरीके से सही गाइडेंस के अंडर में आप जब वर्क करते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ही फटाफट कंप्लीट होगा और एक बार समझने का देरी है, फिर याद करने की वास्तव में विशेष ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उतारते उतारते भी बहुत कुछ याद हो जाता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा वर्ल्ड मैप। दूसरा चीज़, एक तो वर्ल्ड मैप आपको कमांड रखना होगा, एवरेज किसी भी तरह से बना लीजिए, है ना, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। और दूसरा चीज़ जो है, जो मैंने दिया है आप लोगों को, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना। जब भी इस वीडियो को देखें तो उस नोट्स को निकाल लें, आज अगर आपने उतार लिया है तो बहुत बेहतर है, उसको निकाल करके ही आप इस वीडियो को देखेंगे, है ना। याद करना कोई बहुत बड़ा उसको मैटर नहीं है। अब आता है आपका, पहले आप देख रहे हैं ईरा है, क्लियर। उसके बाद पीरियड होगा, उसके बाद इपोक होगा, उसके बाद कब से कब तक रहा, टाइम रेंज, क्लियर, यही चीज है। तो ईरा जो है आपका, सबसे पुराना अगर आप देखिए तो आर्कियन है, फिर प्रीपेलेजोइक है, एकदम सिंपल है ना। कुछ ट्रिक वगैरह बना लेना है आप, यहाँ पर आप जैसे बन गया। पैलेजोइक है, मेसोजोइक, खूब लिखिए, है ना। पैलियो, मेसो, सेनो, नियो। हर चीज का नशा होता है ना। कोई दारू शराब का नशा करता है, कोई मोबाइल में गेम खेल करके नशा कर रहा है, किसी और चीज का भी नशा होता है, किसी को पढ़ने का भी नशा होता है ना। लेकिन जो पढ़ने का नशा होता है उसमें सबसे जो है बेस्ट नशा जो है राइटिंग का नशा। जब लिखने के लिए भिड़ जाइएगा, इसमें जब मज़ा आने लगेगा तो लाइफ का समझ लीजिए हर समस्या जो है समाप्त हो गया, है ना।
जब आपकी कॉपियां भरती जाएंगी, रिफिल जो है खाली होते जाएंगे, इट में समझ लीजिए आप सफलता के रास्ता पर आगे बढ़ चले हैं। क्लियर? इतना बड़ा इसका जो है योगदान है राइटिंग का। सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्कियन। यह काल जो है जब बना था उस काल को ही रख सकते हैं। इसको भी लगभग आर्कियन टाइप का ही है। सेम सिचुएशन था जब पृथ्वी में सतह नहीं दिखता था, ऊपर आग दिखता था। 1 करोड़ साल पहले का बात है। मैक्सिमम यही रहा है, देख रहे हैं आप, आर्कियन और प्रीपैलियोजोइक। 400 से 60 करोड़ तक कंबाइंड भी आप दे सकते हैं, अलग अलग याद करने का नहीं जरूरत है। पैलियोजोइक। क्लियर? इस 60 से आप 22.5 करोड़ साल तक रख सकते हैं। मेसोजोइक, इसको आप 22.5 7 करोड़ साल पहले तक रख सकते हैं। सेनोजोइक 7 करोड़ साल से 0.1 करोड़ साल तक रख सकते हैं। नियोजोइक, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 0.1 करोड़ को लाख में बदल देना है तो 10 लाख हो जाएगा ना। नियोजोइक, ये 10 लाख से आपको अभी तक, एकदम सिंपल है। 400 से 60 करोड़ तक एक कंबाइंड हो गया। 60 से 22.5, 22.5 से 7 करोड़ से 10 लाख साल पहले तक, 10 लाख से अभी तक। इसके बाद आपको डिवीजन का टेंशन लेना है, लेकिन डिवीजन में भी मैंने जो जो ईयर्स बताया है उसको अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों का कोई डिवीजन नहीं है, समझ गए ना। पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का डिवीजन है ना। देखिए यहीं से वास्तव में शुरू होता है, यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, इपोक को यहां लिख देते हैं। इसको कहा जाता है प्राइमरी, प्रथम युग। यह है सेकेंडरी, द्वितीय युग, तृतीयक युग। इसका तो इंग्लिश भी याद रखिएगा, टर्शियरी, हिमालय इसी टाइम में बना है। यह है क्वार्टरनरी, चतुर्थक। अब जो पीरियड की बात किया करते हैं तो यहां पर जो याद रखना है आपको, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन था ना वहां पर, तो पहला जो आएगा कैम्ब्रियन, 2, 3, 4, 5, छठा लास्ट वाला पर्मियन। क्लियर? अब ये जो कैम्ब्रियन है, यहां पर फार्मूला बना दीजिए, OSDC क्या है, पूरा का भी बना सकते हैं आप। ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उस समय पृथ्वी का जो प्लेट था ऊपर का, स्थल भाग का, स्थल जल सब में कंबाइंड होता है प्लेट, वो उस जो है एक साथ आ गया था कार्बोनिफेरस काल में। सुपर ओशन, सुपर कंटिनेंट के रूप में चेंज हो चुका था। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए कैम्ब्रियन, पर्मियन दोनों सेम है, यन शुरू और लास्ट, बीच में OSDC, आराम से याद हो जाएगा। क्लियर? और इसका जो काल का जहां तक बात है तो थर्ड वाला यहां से आया है 62, 22.5। तो पहला जो है 60, कैम्ब्रियन जो है 60 से 50 करोड़ साल पहले, उसके बाद है 50 से 44 करोड़ साल पहले ऑर्डोविशियन। सिल्यूरियन 44 से 40 करोड़ साल पहले। डिवोनियन 40 करोड़ से 35 करोड़ साल पहले। कार्बोनिफेरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो एकदम कंठस्थ रखिएगा, बाकी को याद रखिए या नहीं रखिए, इस रेंज को रख लीजिएगा। लेकिन ये इसका वाला एकदम कंप्लीट कार्बोनिफेरस का है ना,
27 और इसका जो है 27 से 22.5। क्लियर? ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 से 27 करोड़ के बीच कार्बोनिफेरस है, क्योंकि अक्सर आपको पाला पड़ेगा। तो कैम्ब्रियन, पर्मियन, ऊपर नीचे ओएसडीसी। मेसोजोइक इंटरेस्टिंग है ना? 3 ही पार्ट इसका। ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। ये कब से कब तक है? 22.5 से 7 करोड़। 22.5 से आप आ सकते हैं पहला जो है 18। जुरेसिक पार्क आप लोग फिल्म देखे होंगे। 18.0 से ये आता है 13.5 तक। देखिए ये रेंज, और जो लास्ट वाला आएगा ये रेंज, ये तो आपको यहीं से मिल रहा है 22.5 से 7 करोड़। बीच में 18 केवल याद कीजिएगा, 13.5 हो जाएगा। ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये था आपका द्वितीयक युग, है ना, सेकेंडरी इपोक। उसके बाद हम आते हैं, देखिए पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। क्लियर? यहाँ देखिए पी और पी सेम है, केवल ये पैलियोसिन है, ये प्लायोसिन है। बीच में ईओएम है, ओम वगैरह भी सोच सकते हैं, ओम भी है ना। तो अलग अलग काल का ये डिवीजन हो गया। अब इसको अगर आप ईयर के अनुसार डिवीजन करते हैं तो रेंज होगा 7 करोड़ से 10 लाख तक। तो ये 7 to 6 है, ये 6 to 4 है, ये 4 to 2.5 है, ये 2.5 to 1.1 है, ये 1.1 से 0.1 है। क्लियर? इसको याद रखना है ना। ये हिमालय वगैरह उत्पत्ति को क्लियर करने में भी इस सब काल का जो है यूज होता है। लास्ट जो है नियोजोइक, इसको आप नोट्स में देखिए, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, 2 ही है, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। यहां से फिनिश हो रहा है 10 लाख से, कुछ नहीं करना है, 10 लाख से 10,000। और ये 10,000 होलोसिन माने नया एकदम है अब तक। क्लियर हो गया? 10,000 से 10 लाख, 10,000 से अब तक हर चीज क्लियर हो गया। और इसको कहा जाता है चतुर्थक योग। बस इसी तरीका से याद कर लीजिएगा, और बहुत जरूरी है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास पर हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में जो मैंने शुरू में कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं, है ना, यानी कि जब भी कोई चीज़ ठंडा होता है तो खास करके खगोलीय पिंड के संबंध में, अगर ठंडा होता है तो उसकी गति जो है बढ़ती है ना, और ठंडा होने से सिकुड़ता है, नॉर्मल सा चीज़ है। गर्म होने से गति जो है कम होता है। क्लियर? और यही 2 कंसेप्ट को स्पेशली याद रखिएगा। और इसके अलावा जो कुछ और कंसेप्ट दिए गए हैं, कणों के टकराने से उष्मा में हल्का फुल्का का वृद्धि होता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होता है, जैसा कि कांट ने कल्पना कर लिया था। यहाँ समझने का चीज़ जो है परिकल्पना और सिद्धांत। परिकल्पना का अर्थ जो होता है, परिकल्पना हाइपोथेसिस सिंपल है कि जब आपको कुछ नहीं पता है तो खुद का माना हुआ चीज़ से आप कोई चीज़ शुरुआत कर लेते हैं, है ना, तो उसको परिकल्पना कहते हैं। उसका कोई भी प्रमाण नहीं होता है, लेकिन जो आपका थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, उसका प्रमाण होता है। वहाँ पर माना हुआ चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है परिकल्पना, हाइपोथेसिस और थ्योरी, यहाँ पर है द्वैतवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी। यहाँ कुछ नहीं है, बिग बैंग है और स्फीति सिद्धांत है।
अब अद्वैतवादी और द्वैतवादी का क्या अर्थ है? हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, इन लोग माने हुए आधार पर काम करते हैं। अद्वैतवादी जो होता है, एक तो धार्मिक कंसेप्ट भी है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि कैसे उत्पत्ति हुई, अपने अपने धर्मों को थोड़ा सा महिमा मंडित किया जाता है। तो उसको लिखने का भी नहीं ज़रूरत है ना, क्योंकि उसका कोई भी थोड़ा भी आधार नहीं है ना, ना ही वैज्ञानिक आधार है, ना ही कोई कंसेप्ट है, बस केवल बोल दिया गया है ना। यहाँ पर जो परिकल्पना है सिर्फ बोला नहीं गया है, प्रयास भी किया गया है समझाने का कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों सही है, वो तरह तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। अद्वैतवादी में एक कांट वाला आपको पढ़ना है, दूसरा लाप्लास वाला, कांट एंड लाप्लास। देखिए दोनों का कंसेप्ट लगभग सेम है, कुछ प्रॉब्लम्स था है ना, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि गर्म हो रहा है, पहले शीतल था। इन्होंने कहा कि पहले शीतल था जो वहाँ पर सामग्री सब था, और इन्होंने मान लिया कि पहले गर्म था। और इनका मेन यही गलती हो गया कि फिजिक्स और मैथ्स के नियमों का उल्लंघन कर बैठे अपने हाइपोथेसिस को समझाते समय में। उन्होंने कहा शीतल था, गतिहीन था, जैसे जैसे वो गर्म होने लगा उसके जो कण थे, जो वहाँ पे सामग्री था कण के रूप में, वो जैसे जैसे टकराया उससे उष्मा बढ़ा। तो यहाँ पर भी विरोध हो गया, टकराने से उष्मा नहीं होता है फिजिक्स के अनुसार, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। फिर उससे गति बढ़ने लगा, यहाँ भी हो गया गलत, तापमान टकराने से तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से गति, तो तापमान बढ़ने से गति नहीं बढ़ता है, घटता है, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। क्लियर? तो यही सब कुछ मुद्दा को आपको केवल समझना होगा। तो ये जो झंझट हो रहा था कि शीतल को गर्म कैसे किया जाए, तो गर्म को डायरेक्ट इन्होंने कहा कि मैं मान लेता हूं कि शुरू में ही गर्म था, जब मानना ही है तो जो मुड करेगा मानेगा सबको, है ना। इसलिए लाप्लास ने क्या किया अपने नेबुलर थ्योरी में, हाइपोथेसिस में, सॉरी थ्योरी नहीं, नेबुलर हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा, निहारिका परिकल्पना, कि शुरू से ही गर्म था और धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ठंडा होकर क्या हुआ, इनके अनुसार सिकुड़ने लगा। जब पूरा सिकुड़ने लगा तो उससे कुछ बाहर होगा मटेरियल। ये बोले कि गर्म होकर के बाहर मटेरियल हुआ। दूसरा जो इन दोनों में डिफरेंस था, और जो बाहर दोनों का मटेरियल हुआ वही जो है ग्रह बना। दूसरा जो दोनों का डिफरेंस अगर आप बात करते हैं तो कांट का कहना है एक एक कर निकला था। सारा ग्रह का जो पार्ट है वो क्या हुआ था, एक एक कर निकला था, ये कांट का कहना है। दूसरी ओर लप्लास का क्या कहना है कि एक साथ निकल गया था, फिर ये 9 भाग में विभाजित हुआ, है ना। तो सबका प्रॉब्लम था, ये सबका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मैंने लिख ही दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि ये सब गलत है। खास करके कांट में भौतिक और गणित के नियमों का उल्लंघन को आप जरूर जिक्र कर देंगे। तो अद्वैतवादी में क्या था कि सूर्य से ही बना है ना। अद्वैतवाद में था एक तारा, एक स्टार से ही निकला है, जो हुआ है सूर्य से ही निकला है। अब सूर्य का जो आपका संगठन है ना, गैसों का संगठन, तो उसमें यहाँ के जो आपके ग्रहों के संगठन उसमें काफ़ी कुछ अंतर पाया जाता है, और भी कुछ कुछ फिजिक्स के नियमों के अनुसार अंतर है, जिसके कारण बहुत लोग डाउट करते हैं कि क्या सूर्य से ही निकला है सारा का सारा ग्रह पृथ्वी के साथ साथ। तो उसको भी क्लियर करने का आगे के राउंड में कोशिश किया गया कि हाँ सूर्य से नहीं निकला है, किसी और तारा से निकला है। इसलिए जो ये आपका द्वैतवादी था उसकी जगह द्वैतवादी मत आया, मैंने 2 या 2 से अधिक तारों का योगदान रहा है इस सौरमंडल को और पृथ्वी को बनाने में। चलिए पहले चैम्बरलेन को समझ लीजिए। चैम्बरलेन का देखिए, सिर्फ इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को नहीं बताया बल्कि पृथ्वी के विकास को भी बताया है। एक लाइन तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि महासागर कैसे बने, महाद्वीप कैसे बने,
जो अगले टॉपिक में है, तो उसके बारे में भी इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। वायुमंडल कैसे बना उसे भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो चैम्बरलेन का जो कहना था, द्वैतवादी मैंने दो तारा या दो से अधिक तारा, है ना, दो या दो से अधिक तारा हो गया द्वैतवादी। तो चैम्बरलेन का कहना था एक तो सन था, एक आपका विशालकाय तारा था। जब यह गुजर रहा था तो इससे कुछ ग्रहाणु, ग्रह का अणु ग्रहाणु हो गया, बाहर निकल गया, क्लियर, और इसी में से 8-9 ग्रह जो है बन गया, क्लियर। अब ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि जब इतना पावर इसका था कि इससे बाहर कर सकता था, तो इसे साथ लेकर के क्यों नहीं चला गया, क्लियर। तो ये सब समस्या है। इन्होंने कहा कि वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है बाह्य कारकों से भी हुआ है, आंतरिक कारकों से भी हुआ है। इट मीन्स बाहर से भी कुछ गैसियस तत्व एलिमेंट्स जो हैं पृथ्वी की ओर आकर्षित हुए, कुछ नाइट्रोजन हुआ, जलवाष्प हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और पृथ्वी में से भी आपका पृथ्वी की परिस्थितियों से बना था। और जैसे ज्वालामुखी विस्फोट अगर होता है तो ऑक्सीजन वगैरह निकलता है। धीरे धीरे कुछ जीवों की जब आपकी उत्पत्ति हुई, है ना, तो अगले नोट्स में मैंने लिख दिया है, तो उन लोगों ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया, उससे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो गई, तो वायुमंडल बना। महासागर कैसे बना, तो जब जलवाष्प बहुत ज़्यादा हो गया तो रेगुलर कहा जाता है कि लाखों सालों तक जो है रेगुलर बहुत मूसलाधार बारिश हुआ पृथ्वी। तो पृथ्वी ठंडी भी हुई और जहाँ पर गड्ढे गड्ढे स्थान थे वहाँ छोटे छोटे झीलों के रूप में पहले महासागरों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे झीलों का निर्माण हुआ, और जब उस सारे मिल गए तो महासागर बने। इन्होंने यह भी कहा कि चूंकि बेसिक और एसिडिक बहुत ज़्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी उस समय, तो वाटर जो था एसिडिक था, तो उसकी घोलन शक्ति जो थी ज़्यादा था, तो जिसके कारण वो चट्टानों को घोल रहा था और जो गड्ढा था उसका विस्तार हो रहा था। पहला इस कारण से महासागरों का तेजी से विस्तार हुआ, गड्ढे क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दूसरा कारण बताया जाता है, देखिए पूरी तरह से हाइपोथेसिस है, संकल्पना है। दूसरा कारण बताया जाता है कि जो महासागर का वाटर था उसके दबाव से भी जो है जमीन का तल नीचे हुआ, इसलिए महासागर गहरे हो गए, और अधिकांश भाग में इन्हीं कारणों से महासागरों का प्रसार पाया जाता है। और जो उठे हुए भाग थे, बचे हुए भाग थे, वो महाद्वीप बन गए। तो ही उन्होंने पृथ्वी के विकास के संदर्भ में अपने पक्ष रखा था। चैम्बरलेन के बाद जब इनका काफ़ी विवाद हुआ तो जेम्स जेफरीज आए, क्योंकि चैम्बरलेन क्लियर नहीं कर पाया कि ग्रह बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है ना, कोई दूर है कोई पास है, यूरेनस वेनस उल्टा क्यों घूमता है। तो इन्होंने अपना मत दिया, अपना हाइपोथेसिस दिया। इनका कहना था सन है, विशालकाय तारा है दूसरा, है ना, ये जब आता है, ठीक है, कंसेप्ट वही था लगभग, लेकिन चैम्बरलेन ने कहा था कि धूल कण निकलता है। इन्होंने कहा कि सिगार नुमा आकृति बाहर हो जाती है जिससे ले नहीं जा पाता है ना। हालांकि उसको स्पष्ट करना काफ़ी टफ था इनके लिए कि क्यों नहीं ले गया, लेकिन जो धूल कण बताए थे, ग्रहाणु बताए थे, इन्होंने बताया सिगार की तरह एक फिलामेंट निकला। क्या निकला? फिलामेंट। उसके बाद ये चला गया। क्लियर? थोड़ा अटपटा है लेकिन क्या कीजिएगा। अब ये जो फिलामेंट था जो निकला, ये क्या करने लगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और इस फिलामेंट के बारे में भी उन्होंने कहा कि क्यों इधर और इधर पतला हुआ, है ना। तो इनका कहना था कि इधर का जो स्टार था और इधर जो सन था, ये दोनों में जो है जोरा जोरी टाइप का हुआ, है ना, इसलिए बीच में मोटा हो गया और साइड साइड पतला हो गया। बस सिंपल इसी को आप समझ सकते हैं। अब बीच का जो अणु था वो जम जम करके क्या बन गया? जुपिटर। और इधर जब आप आते हैं तो छोटे छोटे आकार जो है छोटा होता जाता है। सोच तो इनका काफ़ी अच्छा था, है ना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति इस तरीके से हुई।
लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर क्यों नहीं ले गया, है ना। जेफरीज ने प्रयास किया समझाने का कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, और दोनों जो विशालकाय तारा जो था वो सूर्य से टकरा ही गया था, है ना, सूर्य से टकरा ही गया था साइड से, और उसके बाद चला गया था। थोड़ा अटपटा है ये सब, है ना, क्योंकि तारों का डिस्टेंस आप देखते हैं प्रकाश लाइट ईयर्स में होते हैं, तो इतना सामने 50 लाख 60 लाख किलोमीटर आसपास कभी आ ही नहीं सकते हैं, है ना। अन्यथा दोनों के बीच टक्कर होना असंभावी है, दोनों का काफ़ी पावर होता है, ग्रेविटेशनल पावर। लेकिन फिर भी जो था, जेफरीज ने कहा कि नहीं, टक्कर होने के बाद थोड़ा सा निकला था, उसके बाद बाकी प्रोसेस सेम था। क्लियर। बाकी समझने के लिए कुछ नहीं है, सूर्य का आकर्षण शक्ति के कारण थोड़ा सा सब झुका हुआ है, वो भी क्लियर कर दिया जेम्स ने। क्लियर। तो काफ़ी प्रभावित था, लेकिन बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं। रसेल, अब जब ये पता चला कि अरे ग्रहों में तो कुछ और संरचना है, चट्टानों की, गैस की, है ना, सूर्य का कुछ और टाइप का है, तब फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। तब फिर रसेल आए अपने बाइनरी स्टार सिस्टम के साथ। इन्होंने कहा एक तो सन था, इन्होंने दो दो तारा बता दिया, एक विशालकाय तारा, एक कंपेनियन स्टार, है ना। अब ये क्या कहते हैं, चूंकि जो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है गैसेस वगैरह का, चट्टान वगैरह का, वो डिफरेंस कुछ है सन के साथ, तो उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने बोला कि सूर्य से हुआ ही नहीं है ना, ये हुआ है इस स्टार से। इनका थोड़ा और अटपटा था रसेल का। इनका कहना है कि जब जा रहा था, है ना, तो इससे कुछ मटेरियल जो है बाहर आ गया, इसी से 9 ग्रह बना। क्लियर। अब 8 ग्रह हो गया है। अब ये जो था, इससे जब निकला, इसका ज्वारीय शक्ति से निकला, तो रसेल क्लियर ही नहीं किया आखिर इस स्टार का हुआ क्या, है ना। ये छोटा वाला जो स्टार था, जो बचा खुचा भाग था, वो कहाँ गया, है ना। और इतना पावर था तो ये स्टार को अपने साथ काहे नहीं ले गया, छोड़ के क्यों चला गया, है ना। इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए। तो बस कंसेप्ट यही था रसेल का। अब जब विवाद उठता है ना, कि वो छोटा तारा आखिर कहाँ गया, तब होयल लिटन आते हैं अपना नया हाइपोथेसिस के साथ, है ना। ये पूरा मज़ेदार है। अब मज़ेदार इतना है कि आपको बस एक कहानी की तरह है, और जैसे जैसे इसको समझ जाइएगा बस अपने वर्ड्स में लिख देना है। तब ये बोलते हैं होयल लिटन इस चीज़ को मान्यता देते हैं कि दो दो स्टार था, है ना, सन के अलावा टोटल 3 स्टार का खेल ये हुआ था, तब ग्रह निकला था, है ना। तो इनका कहना है कि आखिर गया कहाँ, तो गया कुछ नहीं, इतना ज़्यादा पावरफुल इसका था टाइडल फोर्स, ज्वारीय शक्ति, विस्फोट हो गया इसमें। छोटा सा स्टार था, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया, और यही विस्फोट से जो मटेरियल बना उसी से 9 ग्रह बना है। इसलिए सूर्य और जो आपके ग्रह हैं उनके मटेरियल्स में डिफरेंस पाए जाते हैं, क्योंकि अलग स्टार से बना हुआ था। तो उस समस्या भी उन्होंने समाप्त कर दिया कि गया कहाँ, तो गया रहा ही नहीं, तो गया कहाँ, है ना, विस्फोट हो गया था उसमें। क्लियर। तो ये तो चला गया, लेकिन इसको छोड़ दिया। यही किसी को पछता नहीं है कि लेके क्यों नहीं गया। क्लियर। होयल लिटन जब विवाद बढ़ने लगा, न 2 तारा से न 3 तारा से, सब जगह गलतियां निकलने लगी, तब आते हैं ऑटो स्मिथ इंटरस्टेलर थ्योरी के साथ, हाइपोथेसिस के साथ, अंतर तारक धूल संकल्पना के साथ। इन्होंने कहा आदिकाल में सूर्य तो आप जानते हैं 25 करोड़ साल में सन क्या करता है, टोटल 25 करोड़ ईयर में चक्कर काटता है आकाशगंगा मिल्की वे का सेंटर का। तो आदिकाल में कहीं से गुजर रहा था सन, वहाँ पर गैस, धूल, गैसेस मैटर्स, डस्ट, है ना, ये सारे जो हैं बिखरे पड़े हुए थे किसी स्थान पर जहाँ से वो गुजर रहा था। क्लियर। बहुत सारे बिखरे हुए पड़े थे दूर दूर तक।
ये हो सकता है कि किसी तारे के टूटने से आया हो, किसी तारे से आया हो, या फिर उल्का पिंड से आया हो। उस चीज़ को उन्होंने क्लियर नहीं कहा, बताना भी मुश्किल था। जब सन यहाँ पर पहुँचता है ना, इस धूल से जो है घिर जाता है चारों ओर से, और इसकी अपनी आकर्षण शक्ति थी, और इसके आकर्षण शक्ति के कारण जो आसपास था उसमें अधिक ऊष्मा मिला, जो दूर था कम ऊष्मा मिला। तो उनका कहना था कि यही सन के आकर्षण शक्ति के कारण जो ये धूल थे इसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। अब जब सन के चारों ओर धूल चक्कर काटने लगे दूर दूर तक, और इसके साथ ही निकल पड़ा ये धूल का काफिला भी। इसी में जगह जगह जो है समूहीकरण हुआ और 9 ग्रह बने। क्लियर? इनका ही कहना था, इसलिए अलग अलग दूर दूर पर है, इसलिए दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं। हर चीज़ उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया। क्लियर? लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं थी कि सन को ही क्यों मिला ये सारा सेक्शन, दूसरा को क्यों नहीं मिला, और गणित और भौतिक के नियम से भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर भी मेल नहीं खाता है। तो पूरी तरह से ये भी फिट नहीं उभरा, फिर भी बहुत अच्छा था, है ना। सोच तो काफ़ी, उनका परिकल्पना की जो है आपको दाद देनी होगी, है ना। उसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी और स्फीति सिद्धांत। अद्वैतवादी, द्वैतवादी के बाद क्या आता है? बिग बैंग थ्योरी और स्फीति सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि लगभग 15 बिलियन साल पहले किसी अंतरिक्ष के किसी भाग में, उस समय कुछ नहीं था, विस्फोट हुआ होगा और उसके बाद बहुत तेज़ी से फैला होगा। स्फीति सिद्धांत में केवल इतना कहा गया, चेंज किया गया। बिग बैंग के लिए जॉर्ज लेमेंटर थे कि अंतरिक्ष का जो भाग हम लोग देखते हैं, है ना, तो दृश्य भाग है, विजिबल पार्ट्स है, इससे बहुत ही पावरफुल और इससे ज़्यादा विस्तारित जो है इनविजिबल पार्ट हैं। क्लियर? वो रहस्य बना हुआ है वह इनविजिबल पार्ट्स। क्लियर? जिसमें एक ब्लैक होल भी आप देख सकते हैं, डार्क मैटर जिसे कहा जाता है। तो इनका कहना था कि जब विस्फोट हुआ तो 1 ही सेकेंड में काफ़ी विस्तारित हो गया था और आज भी विस्तारित होता जा रहा है। इसी विस्फोट के कारण अरबों खरबों तारों की जो है उत्पत्ति हुई, और तारों के विस्फोट के कारण जो है ग्रहों से संबंधित जो सामग्रियां होती हैं, धूल, जल, बाष्प, गैस, तो वो सब की उत्पत्ति हुई, है ना। और वो अलग अलग तारों के चारों ओर चक्कर काटने लगे, इससे अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ और इसमें पृथ्वी भी शामिल है। दूसरा जो है पृथ्वी का विकास। पृथ्वी का विकास पढ़ते समय बस इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ उसका स्थलाकृति का विकास पर मत जाइएगा। उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जीवन का कैसे विकास हुआ, क्योंकि सजीव और निर्जीव से मिल करके ही पृथ्वी बना है, उसका वातावरण बना है ना। पृथ्वी के विकास के सजीव सेक्शन का विकास कैसे हुआ है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अनेक तत्व होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, जिससे ही जीवों का विकास होता है। तो जैसे शुगर है, उससे जो है कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण हुआ। उसी तरह जो अमीनो एसिड होते हैं उससे प्रोटीन का निर्माण हुआ। इसी से प्रारंभिक जीव को सर्वेट्स कहा जाता है, जो जल के अणुओं से घिरे हुए होते थे, है ना। ओपेरिन रशियन थे, उन्होंने बताया था इसको, कोइसरवेट्स इन्होंने ही नाम दिया है। इससे सबसे प्राचीनतम सेल बना प्रोटोसेल, 3.6 अरब साल पहले, 360 करोड़ साल पहले। प्रोटोसेल से प्रोकैरियोटिक बना,
क्लियर। प्रोकैरियोटिक तक आप पहुंच गए। प्रोटोसेल सबसे पुराना सेल। प्रोकैरियोटिक छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक से ऑटोट्रॉफ्स, देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक थे शुरू वाले, प्रोकैरियोटिक का इसका खासियत था कि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए अनाक्सिक श्वसन होता था जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका जो चमड़ा होता है ना, स्किन होता है, स्किन के द्वारा भी एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना, तो यहाँ पर अनाक्सिक श्वसन ही होता था। प्रोकैरियोटिक माने अविकसित जीव का जो सेल होता है, पूरी तरह से अविकसित, तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बाद जो है ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद अपना पोषण कर सकते थे, उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ का विकास हुआ। ऑटोट्रॉफ में भी 2 राउंड में हुआ। पहले केमो ऑटोट्रॉफ, समझ गए ना, पहले केमो ऑटोट्रॉफ्स, उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ। अब केमो ऑटोट्रॉफ केमिस्ट्री से समझ लीजिए, जो केमिकल एनर्जी का यूज करते थे। फोटो माने लाइट, जो लाइट का, यहीं से आपका शुरू होता है फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफ से। इस फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में बनने लगा, है ना। अब यहाँ मजबूरी नहीं रह गया था कि प्रोकैरियोटिक जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का सहारा लें, है ना। इसीलिए जो नया आपका डेवलप हुआ केमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ के बाद, यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक भी बने, जो अभी देखते हैं आप, ठीक है। ये एरोबिक माने ऑक्सीजन का यूज करते थे, ऑक्सीजन श्वसन। ये क्या चीज का यूज करते थे, ऑक्सीजन का यूज करते थे, क्योंकि ऑक्सीजन था तो उन्होंने उसी के अनुसार एडोप्टेशन कर लिया, अनुकूलन कर लिया वातावरण के साथ, है ना। अब ये जो एनारोबिक थे वे एरोबिक हो गए, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अभी एनारोबिक श्वसन नहीं होता है, अभी भी होता है, मानव शरीर में भी होता है। इसके बाद जो डेवलप होता है यूकैरियोटिक, इसी में एनिमलिया है, जंतु, कवक, है ना, पौधे, प्लांट एनिमलिया हुआ, फंगस हुआ, जो भी है इसी में है। यहाँ पर ऑक्सीजन श्वसन होता है, काफ़ी डेवलप होते हैं ये जीव, सेल्स काफ़ी डेवलप क्वालिटी के होते हैं। बाकी लाइफ साइंसेस में इसको समझना है आपको, यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से जो है आपका डेवलप हुआ पृथ्वी पर जीव। तो ये दोनों पक्षों का जो है वहाँ पर विवरण आपको देना है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जेपीएससी मेंस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं 9661163344 पर। 11th जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए भी टेलीग्राम पर जो क्लासेस और टेस्ट सीरीज जारी हैं, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा स्टडी करते रहिए, स्टडी करते करते कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाता है, फिर मन लगने लगता है। जितना भागिएगा उतना जो है स्टडी बोरिंग लगेगा, और जैसे जैसे करीब आइएगा इसका, तब फील होगा कि ये सबसे बेस्ट है, जो आपके करियर को बना सकता है, आपके जीवन स्तर को ऊंचा कर सकता है। और इतना ही नहीं, अपने परिवार, राज्य, समाज और देश के विकास में आपका योगदान इसके माध्यम से आप दे सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत